हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हमारी फिजिक्स की क्लास वही पुराना चैप्टर वेक्टर वेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वेक्टर क्या होता है, सदिश क्या होती है, वेक्टर के प्रकार, सदिश, एक अदिश राशियाँ, एक सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनमें दिशा और मैग्नीट्यूड माने दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनमें हम सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के सदिश होते हैं और उनकी परिभाषाएं और उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग चैप्टर फिजिक्स, चैप्टर वेक्टर, है ना। और टॉपिक जो है हमारा सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। फिजिक्स का चैप्टर क्लास 11 के लिए है जो वेक्टर चैप्टर है, सदिश। और उसमें आज का टॉपिक है हमारा सदिशों के प्रकार, सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। कुछ सदिश जो है उनके हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषाएं। ठीक है, तो सदिश के जो प्रकार होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ सदिशों के प्रकार आज हम जानेंगे। तो आप लिख लीजिए। पहला होता है इक्वल वेक्टर, समान सदिश। मैंने डायग्राम बनाया, इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लिखते चलिए। पहला इक्वल वेक्टर समान सदिश, दूसरा होता है निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, फोर्थ होता है यूनिट वेक्टर, फिफ्थ होता है फिक्स वेक्टर, सिक्स होता है फ्री वेक्टर, और 7 होता है कोलिनियर वेक्टर, और 8 होता है कोप्लेनर वेक्टर, 9th होता है को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखोगे, 9th को इनिशियल वेक्टर, और 10th जो होता है को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, हिंदी में बता देंगे उसको। समान सदिश को बारे में आज हम डिटेल करेंगे, जैसे कि मैंने डायग्राम बना चुका है, आप डायग्राम को बना लीजिए। क्लियर। समान सदिश, जैसे कि नाम से ही आपको परिभाषा आधा तो पता चल गया होगा, इक्वल। इक्वल में समान, समान सदिश क्या होता है। तो जब दो सदिश देख रहे हैं आपको, P या Q R S, सदिश A सदिश B, ठीक है। समान सदिश उन सदिशों को कहते हैं, या समान सदिश ऐसे सदिश कहलाते हैं जिनके यदि उनके मापांक माने जिनके मापांक और दिशाएं समान हो। दो सदिश समान कब कहलाएंगे, जब उनकी दिशाएं और मापांक भी समान होता है। यदि दो लड़के हैं, आप दोनों की एज सेम है और दोनों सेम ही क्लास पढ़ते हैं, तो दे आर इक्वल। यदि दो बच्चे हैं, एक 9th में है, एक 11th में है, ठीक है, लेकिन एज समान है लेकिन क्लास तो अलग है ना, तो दो सदिश समान सदिश कब कहलाएंगे, यदि उनके मॉडुलस, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, समान हो। ठीक, तो दो इस प्रकार दो सदिश ए और बी क्या होंगे, समान सदिश होंगे। देख रहे हैं अपन डायग्राम में, जैसे मैंने बताया है कि दो सदिश ए और बी समान होंगे जब भी उनके दोनों की दिशाएं दोनों एक ही दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में, और उनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ भी समान होंगे। ठीक, तो दो सदिश जब समान होंगे उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होंगी, कुछ आवश्यकताएं होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पहला जो होगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। पहला, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ समान सदिश के लिए। पहला नंबर, दोनों के ये होता है मैग्नीट्यूड। लास्ट में डेफिनेशन में पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम मैग्नीट्यूड को दो समांतर रेखाओं में व्यक्त करते हैं। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग द सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, टू बी इक्वल टू एसेशनल कंडीशन आर, उसके लिए कुछ एसेशनल कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, दोनों के मापांक बराबर होना चाहिए। देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, दोनों के क्या होना चाहिए, मापांक बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक, दूसरा बताइए,
दोनों सदिश, दो सदिश जो हम ए और बी सदिश लिए हैं, दोनों क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन होगा, दूसरा एक ही दिशा में होगा। दे मस्ट बी पैरेलल, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से समांतर होंगे। मान लो जैसे डायग्राम में हमने देखा है, देख लीजिए। दूसरा हमने क्या बताया, ए और बी की दिशाएं समान होंगी। ठीक है, ए और बी की दिशाएं समान हो। और तीसरा जो था, ये दोनों समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, परिमाण, दूसरा उनकी दिशाएं समांतर रहना चाहिए दूसरा, और तीसरा एक दूसरे से खुद भी समांतर होना चाहिए। मान लो हमने दो सदिश दिया है, उसका नाम क्या दिया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू को सदिश ए और आर एस को सदिश बी। ठीक है, यदि ए और बी समान सदिश हो तो उनको हम क्या लिखते हैं, ए बराबर बी, है ना। दो सदिश समान हो तो उनको क्या लिखते हैं, ये ए बराबर बी, बीच में इक्वल का साइन देते हैं ना। यदि दो सदिश समान हो तो सदिश ए बराबर सदिश बी लिखते हैं। अब हमने डायग्राम में जो बताया है, पी क्यू आर एस समांतर तथा समान लंबाई की दो रेखाएं हैं। पी क्यू देख रहे हैं, और आर एस समान लंबाई की दो समान रेखाएं जो कि एक ही दिशा में हैं। तो पहली रेखा को पी क्यू को सदिश ए से व्यक्त करते हैं, दूसरी रेखा आर एस को सदिश बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पी क्यू बराबर आर एस। तो समान सदिश होंगे तो पी क्यू बराबर कितना होगा, आर एस, अर्थात ए और बी दोनों बराबर होंगे। क्लियर हुआ। यदि किसी सदिश को समांतर विस्थापित कर दें, यदि किसी सदिश को ले लें, उसके समांतर हम डिस्प्लेस कर देते हैं, तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर टू वेक्टर इक्वल इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर ओरिजिन ऑल्सो देयर सेम। ठीक है, यदि किसी सदिश को समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं मिलता। अब देखो, मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया है। दो सदिश ए डैश बी डैश, पी डैश क्यू डैश लाइन है, आर एस डैश एस डैश लाइन है, लेकिन उनका परिमाण तो बराबर है, दोनों की सेम लेंथ है, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो समान सदिश के लिए क्या कंडीशन था कि दोनों एक दूसरे समांतर होना चाहिए। ठीक है, दिशाएं समान होना चाहिए। तो ये दोनों देखो समांतर नहीं है। तो हमने जो चित्र बनाया है, पी डैश क्यू डैश आर एस की लंबाई समान है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे से समांतर नहीं है। तो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर डैश ए डैश, अर्थात ए नॉट बी। ठीक है, दोनों सदिश समान नहीं होंगे। तो समान सदिश के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी, आवश्यक योग्यताएं थी जो थी, हमने उसको देखा कि दो सदिश समान होंगे तो उनकी दिशाएं समान होंगी। यदि दोनों सदिश की दिशाएं अलग है, उस सदिश को हम समान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने डायग्राम में क्या देख रहा है कि पी डैश क्यू डैश नॉट इक्वल टू आर डैश ए डैश, तो ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी। ठीक है, यदि दोनों सदिशों की लंबाई समान है लेकिन समांतर नहीं है, दिशाएं सेम नहीं है, तो सदिश समान नहीं होंगे। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग द सेम डायरेक्शन नोन एज वेक्टर। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी बी इक्वल टू एसेशनल कंडीशंस क्या थी, देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, दे मस्ट बी पैरेलल। तीन कंडीशन। ठीक है, अब अगला हमको देखेंगे, दूसरा हमारा क्या, निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, ऋण सदिश या विपरीत सदिश। ठीक है, आप उत्तर जा रहे हो, एक दक्षिण जा रहा है, एक पूर्व जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। आज आगे हम देखते हैं। चलिए लिखिए, ऋण सदिश या विपरीत सदिश। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, दो सदिश ए और बी जिनकी लंबाई है, एक रेखा पी क्यू है, इसको सदिश ए से करते हैं, दूसरी रेखा कौन सी है, आर एस है। तो वो जो है विपरीत दिशा में है, हर एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट है। तो सदिशों को ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक है, यदि उनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। ठीक है, ऋण सदिश या विपरीत सदिश उन सदिशों को कहा जाता है जिनकी
दिशाएं विपरीत हो और जिनके मापांक समान हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी, तो उनको हम क्या कहते हैं अपोजिट वेक्टर या ऋण सदिश, ठीक है। अब सदिश ए के ऋण या विपरीत सदिश को हम क्या व्यक्त करते हैं, मान लो कोई सदिश ए है, इसको हम यहाँ डॉट करते हैं वेक्टर ए, तो इसके ऋण सदिश को हम कैसे व्यक्त करेंगे, माइनस लगा देंगे। इसके ऋण सदिश को निगेटिव वेक्टर को हम किससे रेट कर देंगे, माइनस ए। मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको निगेटिव लगा देते हैं। तो देख रहे हैं आप पी क्यू आर एस दोनों पैरेलल तो है लेकिन बराबर भी है, लेकिन उसके दिशाएं विपरीत है। क्या लिखोगे, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस है, परंतु हम इसको हम कैसे करते हैं, एस आर, पी क्यू इक्वल टू माइनस एस आर, ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश कहलाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्लियर, कोई डाउट, देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऋण सदिश के लिए क्या होना चाहिए, दिशा को अपोजिट होना, ये कंपल्स है। तीसरा सदिश मैंने डायग्राम में बनाया है, पोजीशन वेक्टर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या होगा, स्थिति सदिश, लिख लीजिए। अगला टॉपिक हमारा क्या था, क्या है स्थिति वेक्टर। तो ऋण सदिश हमने देखा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ऋण सदिश को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमारा टॉपिक अगला कौन सा है, पोजीशन वेक्टर। तो क्या देखा था हमने ऋण सदिश में, टू वेक्टर्स, क्या लिखा था हमने, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ दे आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। The magnitude or opposite vector of A is represented by minus A. क्या लिखोगे, the magnitude of opposite vector is represented by minus A vector, है ना। अब हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का ये डायग्राम है, देख रहे हैं, ये एक स्पेस में है, स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसका ओरिजिन से कितना है डिस्टेंस r है, और x एक्सेस से एंगल सबटेंडेंट कितना कर रही है, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। अंतरिक्ष में, स्पेस में क्या करोगे, अंतरिक्ष में या स्पेस में किसी कण की स्थिति का निर्धारण, कोई भी कण हो, मान लो कोई कण अंतरिक्ष में है, ठीक है, तो उसकी पोजीशंस का डिटर्मिनेशन, स्थिति का निर्धारण एक परफेक्ट पॉइंट या निश्चित बिंदु के सापेक्ष हमको करना ईजियर हो जाता है। हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं अंतरिक्ष में, वैसे तो स्पेस में कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के सापेक्ष उस कण की स्थिति के, कण वास्तव में कहाँ है उसका हम निर्धारण करना हमको काफ़ी इजीली हो जाता है। एक परफेक्ट पॉइंट, एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, इस परफेक्ट पॉइंट निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये स्पेस में एक पॉइंट ले लेते हैं और यहीं से उस कण की स्थिति का निर्धारण हम करते हैं, इस निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। माना कि ओ जो है ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और किसी क्षण अंतरिक्ष में कण की स्थिति कितना है, P पर है। ये जो पोजीशन ऑफ वेक्टर है, ये स्पेस एक्स वाई जेड तीन होती है ना, एक होती है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है प्लेन, तीसरा होता है स्पेस। तो मान लो कोई कण है ना, अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष में उस कण की स्थिति को ना कि निश्चित बिंदु से कहते हैं, इस परफेक्ट पॉइंट निश्चित बिंदु को ओरिजिन मान लेते हैं, उससे कुछ दूरी पर एक कण की स्थिति किस पर है, P है। तो OP को जब हम ज्वाइन करते हैं, इस O को में एक निश्चित बिंदु को कण की स्थिति P पर हम ज्वाइन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, इस कण की स्थिति सदिश बोलते हैं, ठीक है।
तब किसी क्षण अंतरिक्ष में कण की स्थिति कितनी है, p है, और p को मिलाते हैं तो OP को हम क्या करते हैं, बिंदु O के सापेक्ष, OP को बिंदु O के सापेक्ष कण की क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। क्लियर हुआ? डायग्राम बना लीजिए, ये इसको भी देखेंगे अपन। मान लो कोई किसी क्षण इस पर था, कोई डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये क्लियर हुआ? अच्छा चलिए लिखिए, इट इज कन्वेंट, है ना, इट इज कन्वेंट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, अंतरिक्ष में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स्ड पॉइंट या परफेक्ट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट नोन एज ओरिजिन। लेट O बी द ओरिजिन, क्या लिखेंगे, लेट O बी द ओरिजिन एंड P बी द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, लेट O इज द ओरिजिन एंड P इज द पॉइंट ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, है ना, एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, माने हमने क्या किया, किसी भी कण की स्थिति को हम क्या करते हैं, किसी भी कण की स्थिति के निर्धारण एक परफेक्ट, एक निश्चित बिंदु से करना हमको ईजियर पड़ जाता है, ठीक है। इट इज कन्वेंस दे लोकेट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज ओरिजिन, लेट O बी द ओरिजिन एंड P द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इफ यू ज्वाइन, यदि हम क्या करते हैं, O को P से मिलाते हैं, इफ यू ज्वाइन OP एंड पुट एरो एट P, एंड पुट एरो एट P, है ना, एंड पुट एरो क्या करते हैं, OP P, देन OP इज नोन एज, देन OP इज नोन एज, क्या करेंगे, OP इज नॉन एज पोजिशन वेक्टर। तब इस OP को हम क्या करेंगे, पोजिशन वेक्टर, देन OP इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। क्लियर हुआ? एट द पार्टिकल, क्या क्या, OP इज नोन एज पोजिशन वेक्टर एट द पार्टिकल, thus that vector is known as position vector which gives the position of particle। तब उस सदिश को हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश करते हैं उस वस्तु ऑब्जेक्ट कण का, ठीक है। क्या लिखे हो गया, विच गिव्स द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उस मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय R, देन OP इज इक्वल टू R। ये हो गया पोजिशन वेक्टर, ठीक है, क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ए वेक्टर विच गिव्स, ए वेक्टर अच्छे से समझ लीजिए, ए वेक्टर गिव्स पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। क्या लिखोगे, ए वेक्टर विच गिव्स पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। कंसीडर, अब लिखोगे, डायग्राम मैंने बना लिया है, कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो कोई कण जो है XY प्लेन में गति कर रहा है, कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट XY प्लेन विथ ओरिजिन एट O, सपोज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट इट इज पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट P, किसी क्षण कण की स्थिति किस पर है, बिंदु P पर है, देन OP इज, तब उस OP को हम क्या करते हैं, देन OP इज the position vector of the object at point P, then position vector of particle to information। ये जो पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश है, किसी कण की स्थिति के बारे में दो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। क्या मिलता है? पहला नंबर, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द ओरिजिन। क्या लिखोगे, इट टेल द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। यह एक सरल रेखा में करता है। इट टेल अस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये क्या, इट टेल अस द डायरेक्शन, सॉरी, इट टेल अस द डिस्टेंस, इट टेल अस द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की दिशा को व्यक्त करता है। तो हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में इतना देखा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ चलिए, अब अगला टॉपिक हम देखें विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को समझने से पहले ना आपको स्थिति सदिश को अच्छे से समझना होगा। मैंने क्या बताया था स्थिति सदिश में, मान लो कोई कण स्पेस में है, प्लेन में है, तो उस कण की स्थिति के निर्धारण एक निश्चित बिंदु परफेक्ट पॉइंट्स करते हैं जिसको हम मूल बिंदु करते हैं, और पी एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो पी इक्वल टू आर। दो कंडीशन देखे थे हम इसमें, किसी कण की लाइन और उसके दिशाओं को व्यक्त करता है। तो किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को हम किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले, क्या लिखोगे? किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को, कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली सदिश को उस कण का क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश करते हैं। और सामान्यतः स्थिति सदिश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो ओपी इज इक्वल टू आर। ठीक, क्लियर हुआ? अब अगला देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, दे आर रिलेटेड टू एच अदर। देख रहे हैं आप, किसी कण की स्थिति समय टी पर पी पर है, और उसी क्षण दूसरे समय टी डैश पर कण की स्थिति कितना है? पी डैश पर है। तो पी डैश उस कण का क्या होगा? विस्थापन सदिश। ठीक है, ओपी प्लस पी डैश इक्वल टू ओपी डैश। तो पी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश माइनस ओपी। मान लो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स टी डैश, और इसको लिखते हैं एक्स टी। तो ये हो जाएगा एक्स टी डैश माइनस एक्स टी। ये कण का है। मान लो कण किसी समय टी पर यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो उसका प्रवस्था, उसका फलन कितना होगा? एक्स टी हो जाएगा। मान लो वही कण मूल बिंदु से कहाँ तक चलता है? पी डैश बिंदु तक, तो उस किस समय कितना लेता है? टी डैश। तो हम क्या निकालेंगे? उसका विस्थापन सदिश पी डैश इक्वल टू ओपी डैश माइनस ओपी, तो एक्स टी डैश माइनस एक्स टी। क्लियर हुआ? अभी आगे और देखते हैं। मान लो कोई कण जो है मोशन फॉर्म में, मूविंग फॉर्म में है, ठीक है, मोशन कर रहा है, गतिशील कर रहा है। ठीक है, 22 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी रोचक है। वेक्टर जब समझ लोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर जाएगा। ठीक है, माना किसी गतिमान कण की स्थिति टी पर पी है। मान लो कोई कण गति कर रहा है टी समय पर, एक्स टी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, फलन है। टी पर उस कण की स्थिति कितने पर है? पी पर है। ठीक है, तथा इस कण की स्थिति पी डैश कितने पर है? समय टी डैश पर है। ठीक है, तो माना कोई कण गति कर रहा है, क्षण टी पर स्थिति पी पर है, और दूसरे क्षण टी डैश पर स्थिति पी डैश है। तब पी डैश, तब सदिश पी डैश को उस कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम टाइम इंटरवल, दिए गए जो समय अंतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति, क्या लिखोगे? किसी दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान, क्या लिखोगे? किसी दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से जो प्राप्त सदिश है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश। क्लियर हुआ? थोड़ा सा हिंदी में है और थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ है। क्या लिखोगे? दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से जो प्राप्त सदिश है उस सदिश को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांसफर कर देंगे। और विस्थापन सदिश को जानने से पहले हमको कुछ इसकी तथ्य बोल सकते हैं हम। क्या बोला? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाले सदिश को हम क्या करते हैं? विधात। ये प्रारंभिक और ये अंतिम, इसको मिलाने वाले जो बिंदु है उसको अपन विस्थापन सदिश कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु क्या लिखा हुआ? प्रारंभिक बिंदु को प्रदर्शित करने वाले और अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने वाले, जो उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन है, जो यह सदिश प्राप्त होता है उसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं। इसका तथ्य क्या है? देखिए इंग्लिश में समझा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन समेत गतिमान कण के प्रारंभिक, पहला नंबर वही चीज़ है, विस्थापन सदिश गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जो जोड़ने वाली रेखा से व्यक्त होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक, इसकी डायरेक्शन, दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की होती है ना। डायरेक्शन को ध्यान रखना, ये कभी कभी गलतियां हो जाती है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक होता है। तो क्या लिखोगे? विस्थापन सदिश गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के द्वारा व्यक्त होता है। इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक होती है। नंबर 2, विस्थापन सदिश कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चले गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखोगे? नंबर 2 कि विस्थापन सदिश कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से, क्या लिखोगे? विस्थापन सदिश कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चले गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ओके, पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, परंतु कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ओके, किस पर डिपेंड करता है? कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ओके, किस पर डिपेंड करता है? कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 2 पे फिर बोलें, विस्थापन सदिश कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चले गए पथ की लंबाई पर, प्रारंभिक स्थिति अंतिम पथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अभी देख रहे हैं, ये कोई डायग्राम हमने बनाया है। कण की प्रारंभिक स्थिति P है, ये यहाँ से यहाँ तक OP, ये इसकी लेंथ है, ये प्रारंभिक स्थिति है, और P' क्या है? ये अंतिम स्थिति है। ठीक, प्रारंभिक स्थिति किस पर है? P पर है, और अंतिम स्थिति किस पर है? P' पर है। तो P से P' तक जाने में 3 पथ हमको मिले हैं। पहला क्या होता है? PQ P'। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति P, अंतिम स्थिति P'। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा डायग्राम और बनाया है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। ठीक है, 3 रास्ते हमको मिले हैं। यहाँ पर अब इस डायग्राम में आ जाइए, ये प्रारंभिक स्थिति की अंतिम स्थिति है ना। ये इसको हम R भी लिख सकते हैं, R' भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हो। ठीक, XT या XT' लिख सकते हैं। तो 3 पथ हैं इसमें। पहला पथ कौन सा आता है? PQ P'। PQ P'। पहला नंबर क्या होगा? ये हम बताते हैं। नंबर 1 PQ P'। दूसरा और तीसरा बताइए आप लोग। 3 है ना। दूसरा लंबाई क्या होता है? PR P'। PQ P', PR P'। और तीसरा आप लोग बताइए। पहला है PQ P', दूसरा PR P', तीसरा हो जाएगा ये जो PP'। ये डायग्राम यहाँ पर है, पैरेललोग्राम बनाया है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया है। तो ये विस्थापन सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक चलने के 3 मार्ग हैं। पहला PQR' है ना, PQ P', PR P' और PP'। 3 है ना, क्लियर। तो नंबर तीसरा, पहला दूसरा बता दिए। थर्ड क्या कंडीशन है? विस्थापन सदिश का मापांक या तो पथ की लंबाई के बराबर हो गया, पथ की लंबाई से बराबर कम होगा। विस्थापन सदिश का जो क्या होगा? मापांक, ये पथ की लंबाई के बराबर होगा या उससे भी कम होगा। क्लियर। और ये 3 कंडीशन है आपका। ठीक है, तो वही कंडीशन अब इंग्लिश में इसको बोल देते हैं। विस्थापन सदिश तो समझे होगे। लेट P एंड P', क्या लिखोगे? लेट P एंड P' इज द, क्या लिखोगे? लिखिए, लेट P एंड P' that P and P' be the position of particle at time T and T', जो वही बोले थे। क्या लिखोगे? let P and P' the position of particle at time T and T' respectively। ठीक है, कण की स्थिति
P पर, प्रारंभिक बिंदु P पर समय कितना है t, और अंतिम स्थिति P डैश समय कितना है t डैश। पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t and t डैश वेक्टर, देन PP डैश इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। देन PP डैश क्या बोलेंगे उसको, पोजिशन वेक्टर। हाँ, नंबर दूसरा नहीं, ऐसे में दूसरा तीसरा तो बता दें हम। देन PP डैश क्या बोलेंगे उसको, पोजिशन वेक्टर। समय t पर कण की स्थिति इस पर है, समय t डैश पे इतना होगा तो PP डैश इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमको क्या नोट करने वाली बात है, बता सकते हैं आप, क्या नोट करने वाली बात है, आप लोग बताइए। It is be noted that, it is be noted that, क्या नोट करेंगे, displacement vector is represented by a line joining the final and initial position of the particle and its direction। क्या लिखोगे, वही जो मैंने हिंदी में बताया था उसको हम इंग्लिश में कर देते हैं। क्या लिखोगे, displacement vector is represented by a line joining the final and initial position, final P dash initial P, final and initial position of the particle and its direction is from initial point to final point। इसकी दिशा प्रारंभिक से अंतिम बिंदु होता है। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ है। ये क्या है, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, बट डिपेंड, ये किस पर, प्रारंभिक अंतिम लंबाई के दूरी पर डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, फाइनल पोजीशन, बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इन गिवन फिगर जो हमने बनाया है फिगर, उसमें देखिए P द इनिशियल पोजीशन है एंड P डैश के फाइनल पोजीशन, P एंड P डैश रिस्पेक्टिव आर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो 3 पथ हमने बताया था, कौन कौन से 3 पथ बन रहे हैं, PQR P डैश और PR P डैश, तीसरा PP डैश। ठीक है, इन ऑल 3 केसेस इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PP डैश। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आइदर इक्वल टू और सिमिलर देन द लेंथ ऑफ पथ फॉलो। ये क्या होगा, बराबर होगा या तो उससे कम होगा। द मैग्नीट्यूड माने परिमाण जो होगा इसका पथ की लंबाई के बराबर होगा या उसके क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुआ। तो ये हमने अब देखा स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। अब हम देखेंगे पोलर वेक्टर, ध्रुवीय वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर, इसको मिटा देते हैं। पोलर वेक्टर, तो क्या होता है, ध्रुवीय सदिश। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मत बोलना, ध्रुवीय सदिश। क्या होता है ध्रुवीय सदिश, जैसे कि नाम से आप लोग देख रहे हैं 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक, अरे उसको मिटा दिया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो पोलर वेक्टर क्या होंगे, ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहेंगे जिसकी प्रारंभिक बिंदु अर्थात क्रिया रेखा बिंदु नियमित होता है, कांस्टेंट होता है। प्रारंभिक बिंदु और क्रिया रेखा क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और क्रिया रेखा क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। हम पढ़ रहे हैं क्या, पोलर वेक्टर। सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो ध्रुवीय सदिश, द वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या लिखोगे, द वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, गुड, वेलोसिटी, फोर्स एंड सो आर द पोलर वेक्टर। तो ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु क्या होती है, कांस्टेंट होती है। विस्थापन, वेग, बल, ये सब ये ध्रुवीय सदिश हैं। ठीक है, दूसरा होता है, पहला पोलर वेक्टर ध्यान डाल देते हैं, पहला नहीं है, जो भी होगा चौथा पांचवा होगा, पांचवा है।
नंबर 6 जो भी होगा नंबर देख लेना। पोलर वेक्टर के बाद एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। एक्सियल वेक्टर, दिस आर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। एक्सियल वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसको हम बनाते हैं डायग्राम। इससे हम डायग्राम पहले बना देते हैं। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में है ना, और ये किस डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज है एक कैक्टवाइज है। तो इसका डायरेक्शन देखिए एक्सियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है ना, एरो। तो ये एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में। और एक जो है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अक्षीय सदिश, तो अक्षीय सदिश उस सदिश कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती, राइट हैंड। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती हस्तपेच निमासर घूर्णन अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होता है, ठीक है। यह सदिश घूर्णी प्रभाव व्यक्त करता है, क्या, रोटेशनल इफेक्ट। क्या लिखोगे, अक्षीय सदिश उस सदिश को हम कहते हैं जिसकी दिशा राइट हैंड स्क्रू या दक्षिणावर्ती, जैसे हम क्या करते हैं राइट हैंड से स्क्रू को जिस दिशा में घुमाते हैं ना, उस दिशा में के अनुदिश होती है। और यह सदिश एक रोटेशनल इफेक्ट अपने एक्सेस पर रोटेशन करता है ना, तो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बल आघूर्ण हो गया, कोणीय संवेग, ये सब अक्षीय सदिश हैं। दीज आर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट, क्या लिखोगे, रोटेशनल इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड ऑल along the axis of rotation according to the right hand screw rule, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हम राइट हैंड से एक स्क्रू को घुमाते हैं ना, जिस दिशा में हमारा ये अंगुली घूमता है तो उसके अनुसार क्या होता है, यह सदिश व्यक्त करता है। कोणीय संवेग बड़ा आघूर्ण जो होता है, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब लिखेंगे समतली सदिश, कोप्लेनर वेक्टर। क्या लिखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, जैसे कि नाम से है समतली सदिश। जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसका जानकारी बस रखना है आप लोगों को। तो उन सदिशों को हम क्या करते हैं, समतली सदिश कहते हैं, जो एक ही तल में काम करते हैं, अलग अलग तल एक ही लेवल में काम करते हैं। द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में काम करते हैं, अलग अलग प्लेन में। द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। अब देखता है कोलिनियर वेक्टर, समरेखी कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर आप लोग को याद रखना चाहिए, कोलिनियर, ठीक है। समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर समरैखिक सदिश बोलते हैं इसको। कोलिनियर को हम बोलेंगे समरैखिक, हिंदी में याद रखिएगा, समरैखिक। एक सरल रेखा तो समांतर रेखाओं के अंदर, एक सरल रेखा या समांतर रेखाओं के अंदर जो सदिश कार्य करती है उसको हम क्या करते हैं, समरैखिक सदिश। क्या लिखोगे, एक सरल रेखा या समांतर रेखाओं के अनुदिश, एक सरल रेखा या समांतर रेखाओं के अनुदिश जो कार्य करने वाला वेक्टर है उसको हम क्या होते हैं, समरेखी सदिश भी कहते हैं। क्लियर। अब उसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए, एक सरल रेखा या समांतर रेखा के अनुदिश कार्य करने वाले वेक्टर को, इसका हम डायग्राम बनाते हैं, किसका, समरैखिक सदिश का। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका डायग्राम से
देखो क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा, ठीक है, जैसे हमने एक सरल रेखा बना दिया, ये क्लियर, ये एक सरल रेखा बनाया है, ध्यान से देखिएगा। और इन जो सरल रेखा समरैखिक सदिश होता है, एक सरल रेखा तो समांतर रेखाओं के अंदर कार्यरत सदिशों को हम सरल रेखा करते हैं, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा। मान ले सदिश ए है, एक दूसरा सदिश हम लेते हैं, क्लियर। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब मान लो दो सदिश हैं, क्लियर, एक सदिश ए हो गया, एक सदिश बी हो गया, सदिश ए, ये सदिश बी, इन दोनों के बीच थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, श्योर होगा कि नहीं। तो हमारा डेफिनेशन क्या था, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। अब एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये माने या तो उसके समांतर हो गए सरल रेखा के अंदर जो कार्य करने वाले सदिश को हम समरैखिक सदिश कहते हैं। इनके बीच का कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, क्लियर। कितना होता है इनके बीच का कोण, 180 डिग्री, है ना। कोई डाउट, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इनके बीच जो वेक्टर वो होता है ना, एंगल कितना होगा, 0 180 डिग्री, कोलिनियर वेक्टर। अब देखेंगे को, अब इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे, को इनिशियल वेक्टर, सब प्रारंभिक, सह प्रारंभिक, को इनिशियल एक साथ, सह प्रारंभिक वेक्टर। क्या लिखेंगे, सह प्रारंभिक वेक्टर। डायग्राम बनाते चलिए। उन सदिशों को सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। देखो मान लो एक जैसे ये हो गया, यहाँ से बहुत सारे वेक्टर जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका इन वेक्टर को नाम दे, मैंने एक ही पॉइंट से बहुत सारे एंगल वेक्टर जा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सह प्रारंभिक बिंदु। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको लिखने से कोई मतलब नहीं। सब प्रारंभिक सदिश उन सदिशों को कहते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट नोन एज, क्या बोलते हैं, कोइनिशियल पॉइंट। और 10वां नंबर होता है मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर्स, ठीक है, मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर, जैसे कि नाम है फ्री, मुक्त सदिश। तो फ्री वेक्टर्स क्या बोलेंगे कि सदिश अथवा क्रिया रेखा नियत नहीं होती है, जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा, क्रिया रेखा मैंने समझा ना, एक्टिव, जिसकी स्थिति और क्रिया रेखा क्या होती है, नियत नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त वेक्टर कहते हैं, मुक्त सदिश और फ्री वेक्टर कहते हैं। जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा नियत नहीं आती है, ऐसे सदिश को हम मुक्त सदिश कहते हैं। और इसके समांतर विस्थापित करने पर सदिश चेंजेबल नहीं होता है। इट इज दैट वेक्टर वोज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, ठीक, उसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। चौथा होता है स्थानगत वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, इसको नॉन लोकलाइज्ड बोलते थे मुक्त सदिश को, इसको लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर
इट इज दैट वेक्टर वोज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या तो नियत होती है। इट इज ऑल्सो नोन फिक्स्ड वेक्टर, इसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं, जैसे फ्री वेक्टर था ना वैसे। इट इज दैट वेक्टर वोज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड वेक्टर, जिनकी क्रिया रेखा या स्थिति, जिनकी क्रिया रेखा स्थिति क्या होती है, नियत होती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानगत वेक्टर। अब अगला जो मेन वेक्टर का पॉइंट आता है उसको हम देखेंगे यूनिट वेक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर, एकक सदिश या एकांक सदिश, हम इसको क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट, ये हर जगह यूज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एकक सदिश, इसको हम क्या लगाते हैं, कैप या हैट भी बोलते हैं। मान लो कोई सदिश है, इसके हम ये लगा दिए तो ये क्या हो गया, एकक सदिश। मान लो कोई सदिश ए है तो उसका एकक सदिश क्या होता है, दिया गया सदिश और सदिश का मापांक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उस सदिश को एकक सदिश कहते हैं जिसका मापांक, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। उस सदिश को इकाई सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई से देता है। उसको ध्यान से पढ़िए। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर एंड मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, a unit vector in the direction of a given vector is found by dividing the given vector by its modulus। ठीक है, दिया गया सदिश और सदिश का मापांक को हम क्या कहते हैं, सदिश दिए गए दिखाना। Does a unit vector in the direction of vector A, does a unit vector in the direction of vector A is given by the a cap of given vector of a mod of vector। ठीक है, अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, दिया गया सदिश बटे सदिश। यह सदिश की दिशा को अपन ए कैप और ए ऐसा भी लिखते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए, मान लो कोई वेक्टर है तो उसकी दिशा में एकक सदिश। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए रिटर्न एस ए कैप। ठीक है, ए कैप भी बोलते हैं इसको, ए कैप भी बोलते हैं, ए कैरेट भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ बोलते होंगे। ठीक है, सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, मान लो बी की दिशा में एकक सदिश क्या होता है, बी कैप अपॉन इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू बी। ठीक है, ये हो गया एकक सदिश। एकक सदिश क्लियर हुआ। यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, थोड़ा सा टॉपिक को देख लीजिएगा, टाइम आज थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कैमरा हिल जा रहा है। क्लियर, यूनिट वेक्टर को हमने देख रखा था। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, along the positive direction of x y z axes are represented i cap j cap और k cap respectively, है ना। तो i cap j cap and k cap respectively, तो i cap इक्वल टू क्या होगा, j cap और k cap इज इक्वल टू 1। तो धनात्मक x y z, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, धनात्मक z अक्ष के अंदिश एकक सदिशों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x अक्ष की डायरेक्शन में इसको हम लिखते हैं आई कैप और वाई एक्स के डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, जे कैप, और जेड एक्सेस के डायरेक्शन में क्या कहते हैं, के कैप। तो आई एक्स एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में एकक सदिश को हम आई जे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर इक्वल टू 1। आई कैप सॉरी दे आर इक्वल टू 1। होगा। ठीक है,
इफ़ एक्स वाई जेड विद वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड है, यदि एक्स वाई जेड क्या है, वेक्टर्स अलोंग एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिशा में होगा। ठीक है, यदि एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष में वेक्टर कितना हो जाए, एक्स होगा, और वाई अक्ष में सदिश कितना होगा, वाई होगा, और जेड अक्ष की दिशा में सदिश कितना होगा, जेड होगा। यदि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में सदिश एक्स वाई जेड होगा तो उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, आपको पता है? चलिए, आई यूनिट इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू आई कैप एक्स, क्लियर। एक्स अक्ष की दिशा में एकक सदिश। ठीक है, उसी प्रकार y अक्ष की दिशा में क्या लिखेंगे, j कैप इक्वल टू y अपॉन मॉड ऑफ y। तो y वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, j कैप इंटू y। उसी प्रकार z अक्ष में कैसे लिखेंगे, k कैप इक्वल टू z वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये लिखेंगे z वेक्टर z इज इक्वल टू ओके। तो ये रहा आज हमारा सदिशों के प्रकार। ठीक है, अब कल हम देखेंगे सदिशों का किसी वास्तविक संख्या से गुणा। क्या देखेंगे हम, सदिशों का किसी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो कल से 50 मिनट की हो गई है। तो आज हमने देखा सदिश तो हमने देख चुका था, अब हम सदिशों के प्रकार देखे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई तो उसको आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, और आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके आप पूछेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा बताने में, उसको हम और डिस्प्लेन कर सकते हैं। तो आज तक हम देखे सदिश के प्रकार को, यहाँ तक देखे। कल हम देखेंगे सदिशों का किसी वास्तविक संख्या से गुणा, और सदिशों का योग कैसे हम करते हैं, कितनी विधियों से योग करते हैं, कितने प्रकार के सदिशों का योग होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।